हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जनरल सी बात है कि मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। सो व्हाट इज द जनरल रिएक्शन हियर कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, metal oxide. This is the general thing we must keep in our mind. अब देखिए हम मेटल्स के बारे में एक्सटेंड में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से होगा, जो उसकी कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस रहेंगी क्या नहीं, वो मेटल टू मेटल वेरी करती हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स के रिएक्शंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम के रिएक्शन की बात करते हैं हम विथ ऑक्सीजन। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास पोटेशियम एंड सोडियम ये सबसे ऊपर रहते हैं। तो मतलब आप ये याद रखिए कि जो पोटेशियम है या सोडियम है ये हमारे पास बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर देखिए अब हम यहाँ क्या चीज़ याद रखेंगे, दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जो सोडियम है और पोटेशियम है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं। इनके ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण these react vigorously with oxygen। तो इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ बहुत विग्रसली, बहुत तेज़ रिएक्शन देते हैं। ये रिएक्शन इतना विग्रस रहता है कि ये जो सोडियम या पोटेशियम है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे फायर भी कैच कर सकते हैं, एंड दे कैच फायर। फायर भी ये कैच करते हैं, तो इतना विग्रस रिएक्शन है इनका। तो देखिए अभी रहेगा क्या, हमारे पास सेम चीज़ रहेगी। वी हैव मेटल। सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम की, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, ऑक्सीजन O2 के साथ बहुत विग्रस रिएक्शन है। होगा क्या, मेटल की ऑक्साइड बनेगी। सोडियम की बात कर रहे हैं तो ऑक्साइड भी किसकी बनेगी, सोडियम की। अब देखिए सोडियम Na, इट इज़ हैविंग +1 चार्ज, ऑक्सीजन -2। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Na2O। बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं, सोडियम ऑक्साइड को NaO लिखते हैं। ये चीज़ मत करिए। जो सोडियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला है हमारे पास Na2। डन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जो सोडियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या है। सिमिलर वे में पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, K2O। यहाँ पे KO नहीं लिखना, क्यों, K2O क्यों है, क्योंकि पोटेशियम दैट इज K +1 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज, तो पोटेशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, K2O। सो ऑलवेज राइट द केमिकल फॉर्मूला करेक्टली। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सोडियम एंड पोटेशियम को बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन।
देखिए जो मैग्नीशियम है वो सोडियम एंड पोटेशियम जितना रिएक्टिव नहीं है, थोड़ा कम रिएक्टिव है सोडियम एंड पोटेशियम से। इसलिए जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो सोडियम और पोटेशियम जैसा विग्रस नहीं होगा। यस, रिएक्ट करेगा लेकिन इतना विग्रसली नहीं जितना कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अगेन हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या है? मेटल, Mg। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, दैट इज O2। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या है? मैग्नीशियम। ऑक्साइड भी क्या बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। अब यहाँ Mg2O नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है इसका रहता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन का रहता है -2 चार्ज। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा? MgO। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। डन। तो देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड, सिमिलरली पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके भी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनेंगे। जैसे पोटेशियम का बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, दैट ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं हमारे पास, नॉट ऑल द ऑक्साइड्स बट येस वी हैव ऑक्साइड्स जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? बेसिस। जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इन तीनों के जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं। सो व्हाट वी कैन से, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर soluble in water। वाटर में soluble है तो इनका रिएक्शन देखते हैं। वी हैव सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। किसके साथ अब ये रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ, क्योंकि हमने कहा ये सॉल्यूबल है वाटर में। तो अगर सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं डेफिनेटली ये रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने पे क्या बनेगा? अब इनमें जब सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaOH। सिमिलर वे में जब पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आता है ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एंड जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आए तो क्या बनाता है? ये MgOH होल ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारे पास क्या बन गए? ऑल दीज आर एल्कलीज। एल्कलीज बन गए ना ये हमारे पास। अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? What conclusion we may draw that कि sodium oxide, potassium oxide and magnesium oxide, these are basic in nature. Sodium oxide, potassium oxide and magnesium oxide, all these are basic or we can say alkaline in nature, क्योंकि जब इनकी ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आती है तो हमारे पास एक एल्कली बनता है। सो यू मे से बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर। ये सभी जो ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर हमें पता चल गया क्या है? बेसिक। डन। इतना क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने अभी इक्वेशंस लिखी हैं ये सभी स्केलेटल इक्वेशंस हैं, ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं। आप इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। यू में बैलेंस ईदर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड और बाय यूजिंग द ABCD मेथड। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में बोला गया है दैट यू नीड टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उस टाइप में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास सोडियम 1 है बट हियर वी आर हैविंग सोडियम एज 2। सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। बट इस टाइम पे सोडियम कितने हो गए? 4, तो हम यहाँ क्या मार्क कर देंगे? 4। दिस इज कॉल्ड एज द हिट एंड ट्रायल मेथड।
अगर आप यहाँ पे ABC मार्क करके इसे फाइंड करना चाहते हैं, इसे बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ABCD बैलेंसिंग मेथड नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ABCD मेथड ऑफ बैलेंसिंग भी सीख सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास स्केलेटल इक्वेशंस है, बट येस वी मे बैलेंस इफ़ वी आर आस्क्ड टू डू सो। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया है सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अभी हम बात करते हैं that how aluminium reacts. अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन। सो अब हम किस मेटल की बात कर रहे हैं? एल्यूमिनियम की। तो देखिए मेटल क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम Al किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, दैट इज O2। तो क्या बनना चाहिए? मेटल की ऑक्साइड। कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम। तो ऑक्साइड भी किसकी बनेगी? एल्यूमिनियम की। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास रहता है +3 चार्ज, ऑक्सीजन के पास रहता है -2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? Al2O3। Al2O3 डन। तो ये है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है? दैट ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वर्क्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर। देखिए ये जो एल्यूमिनियम, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे इसके सराउंडिंग में क्या लेयर बन गई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बहुत ही स्टेबल है। अब देखिए इसने पूरे एल्यूमिनियम के मेटल को कवरेज प्रोवाइड कर दी। अब खुद ये स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल है अब ये एल्यूमिनियम को फर्दर और ज़्यादा करोड होने नहीं देगी। सो व्हाट वी से कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज़ रेजिस्टेंट टू फर्दर करोजन, कि ये एल्यूमिनियम की फर्दर करोजन नहीं होने देती। यस एल्यूमिनियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू फर्दर करोजन। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद हमारे पास है जिंक। जिंक जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला रहता है ZnO बिकॉज जिंक इज +2 एंड ऑक्सीजन bears a -2 चार्ज एंड द फॉर्मूला इज ZnO। वेरी सिंपल। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप 2 टर्म्स याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, जैसे कि एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम के ऊपर जब मान लीजिए एक थिक लेयरिंग अगर खुद से करवाई जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की करवाई जाए थिक लेयरिंग की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग।
देखिए खुद से क्या रहता है कि एल्युमिनियम की फर्दर करोजन को रेजिस्ट करने के लिए उसके ऊपर एक थिक लेयरिंग करवाई जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, क्योंकि हमें पता है ये स्टेबल है, ये फर्दर करोजन नहीं होने देगी। और उस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, जिसमें एक थिक लेयर चढ़ाई जा रही है किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। ये चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। आफ्टर दैट अब देखिए लास्ट अभी हम डिस्कस करके आए हैं दैट जो हमारे पास पोटेशियम की ऑक्साइड है, सोडियम की ऑक्साइड है एंड मैग्नीशियम की ऑक्साइड है, उनका नेचर क्या है, बेसिक। दे आर बेसिक इन नेचर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट आ रहा है दैट ये जो हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है एंड जिंक ऑक्साइड है, इनका नेचर है एम्फोटेरिक। दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें आप लिखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि ये जो एम्फोटेरिक है इसका मीनिंग क्या है। एम्फोटेरिक का मीनिंग है कि ये जो हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। अब हमारे पास क्या है, Al2O3। एम्फोटेरिक होने का मतलब है कि ये जो Al2O3 है ये HCl क्या है यहाँ पे, एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके भी रिएक्शन देगा एंड जब ये बेस, क्या लीजिए NaOH, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी ये रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो एक ऐसी ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, जो बेस के साथ भी रिएक्ट करे, ऐसी ऑक्साइड को हम क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और Al2O3 क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए रिजल्ट में क्या बनेगा। जब हमारे पास है Al2O3 और ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तब क्या बनेगा, देखिए वाटर बनना ही है, चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे वो बेस के साथ रिएक्ट करे, रिजल्ट में वाटर तो बनेगा ही। अब साथ में और क्या मिल रहा है, देखिए वाटर मतलब कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बीइंग यूज्ड अप, ये यूज अप हो गए हैं। यहाँ पे वाटर बनाने के लिए बचा क्या, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन। तो एल्युमिनियम एंड क्लोरीन ये मिलके क्या बनाएंगे, अपना एक कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए एल्युमिनियम पे चार्ज कितना रहता है, +3, क्लोरीन पे चार्ज रहता है -1। तो जो भी इनका कंपाउंड बनेगा, जब इनका एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, Al1 एज इट इज एंड Cl3। तो साथ में वाटर के क्या बनेगा, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ, उसमें से कुछ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और बाकी हमारे पास देखिए एल्युमिनियम भी बचेगा, सोडियम भी बचेगा, और एल्युमिनियम एंड सोडियम के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी रह जाएगा और कंपाउंड बनेगा हमारे पास NaAlO2। कंपाउंड इज NaAlO2। देखिए दो मेटल के यहाँ पे एटम्स हैं, एक सोडियम है और एक एल्युमिनियम है। सोडियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है हम उसे पहले प्लेस कर रहे हैं, सो वी हैव NaAl और साथ में क्या रहेगा, O2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। नाम क्या है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। ऐसे ही रिएक्शंस हमारे पास देगा ये जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड HCl मीन्स कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट देगा। और ये जो जिंक ऑक्साइड है ये बेस जैसे कि NaOH, इसके साथ रिएक्ट करके भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए क्या है, जिंक
ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन वाटर बनेगा ही, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा तभी भी वाटर बनेगा। साथ में क्या बचा, जिंक एंड क्लोरीन रह गए, तो साथ में बनेगा जिंक क्लोराइड, दैट इज ZnCl2। यहाँ पे भी सोडियम बचेगा, जिंक बचेगा और साथ में बचेगा ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे, Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट। पहले क्या बना था, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एज इट इज एल्यूमिनियम एंड यहाँ पे से कंपाउंड का नाम आ गया एल्यूमिनेट। सिमिलर यहाँ है सोडियम और साथ में हम क्या लगाएंगे कंपाउंड के नेम में, और क्या आएगा, जिंकेट। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट। अगेन ये सभी रॉ इक्वेशंस हैं, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैकेनिज्म समझाया जा रहा है कि किस तरह की ऑक्साइड एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कर रही है एंड व्हाट प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग, अल्टीमेटली हमें क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। डन। तो यहाँ हमेशा याद रखिए कि जब भी यहाँ पे अगेन एल्यूमिनियम की हमने बात की एंड देन वी हैव डिस्कस द रिएक्शन ऑफ जिंक। देखिए ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्साइड्स ही बना रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया एंड जिंक ऑक्साइड, बट ये याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इनका नेचर है एम्फोटेरिक। एंड और क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक्सप्लेन। जब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है उस टाइम पे आप ये रिएक्शंस भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे। डन। तो यहाँ पे ये बात रही एल्यूमिनियम एंड जिंक की। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट जो आयरन है, आयरन किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। Reaction of iron with oxygen. Iron means Fe। तो देखिए आयरन है, आयरन नॉर्मली इस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। देखिए आयरन को हीट करना पड़ेगा अगर उसकी हमें एक्सेसिव रिएक्शन चाहिए तो देखिए आयरन है, आयरन को आप जितना मर्जी हाई टेम्परेचर पे हीट कर लो ये बर्न होने वाला नहीं है। वी नो दैट कि आयरन को अगर हम जितना मर्जी हाई टेम्परेचर पे हीट कर लें वो बर्न तो नहीं होगा, बट यस जब इसकी बहुत लंबे समय तक हीटिंग की जाती है, जब की जाए प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब है लंबे समय तक आयरन को हीट किया जाए तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या बनाता है ये Fe3O4। इसका नाम क्या है, आयरन 2,3 ऑक्साइड। दिस इज आयरन 2,3 ऑक्साइड। अब आयरन 2,3 ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ये जो Fe3O4 है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeO। ये Fe2O3 एंड FeO का मिक्सचर है। अब देखिए Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इस पर चार्ज कितना है, देखिए क्या है हमारे पास Fe2O3। अब हमें पता है ना ये एक दूसरे के साथ चार्जेस रहते हैं इनके। आयरन के पास यहाँ पे कितना चार्ज है, +3। इन केस ऑफ FeO, Fe क्या है यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है -2। तो देखिए यहाँ पे आयरन के पास कितना चार्ज है, +3 Fe2O3 में एंड FeO में इसके पास कितना चार्ज है, +2। तो इसलिए अब ये जब मिलाकर क्या बनेगा, Fe2 + 1 3, ऑक्सीजन 3 + 1 4। तो इस तरह से बनता है Fe3O4। तो इसे नाम क्या दिया जाता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड मीन्स कि इसमें एक में ऑक्सीडेशन 2 है और एक में ऑक्सीडेशन 3 है, और यू में इवन राइट FeO.Fe2O3 कि यहाँ इसकी ऊपर चार्ज 2 है और यहाँ इसमें चार्ज 3 है, FeO.Fe2O3।
इस तरह से। तो बेसिकली ये मिक्सचर है FeO एंड Fe2O3 का। तो देखिए ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे आपको Fe3O4 लिखना है, गलती से Fe2O3 नहीं लिखना, ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पे मिक्सचर बन रहा है Fe2O3 एंड FeO का। तो यहाँ पे इन दोनों को मेंशन करना ज़रूरी है। चाहे तो इस तरह से लिखेंगे तभी भी कोई फ़र्क नहीं है, इस तरह से लिखेंगे तभी भी ठीक है, लेकिन अकेला Fe2O3 सिर्फ और सिर्फ Fe2O3 आप लिखते हैं उस टाइम पे ये आपका रिएक्शन गलत माना जाएगा। तो ये है यहाँ पे Fe3O4, तो इसे ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। देन रिएक्शन ऑफ कॉपर, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। तो देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। येस, इट में ऑल्सो नीड सम हीटिंग, इसे भी हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। याद रखने वाली बात क्या है कि जब कॉपर ऑक्साइड बनती है, दिस कॉपर ऑक्साइड इज़ ब्लैक इन कलर, ब्लैक है ये कलर में। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि कॉपर को जब एयर में हीट किया जाता है, व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, उस टाइम पे एक ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है या फिर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। क्यों? तो हमेशा याद रखिए कि कॉपर को वैसे तो जितना मर्जी हाई टेम्परेचर पे आप हीट कर लो वो बर्न होने वाला तो नहीं है, बट येस हीटिंग करने पे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर क्या है, ब्लैक। तो यही कारण है कि जब कॉपर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हुई है, कॉपर ऑक्साइड की। इसके अलावा देखिए हमारे पास है सिल्वर, दैट इज Ag, then we have gold, that is Au. Silver is Ag, gold is Au, and platinum is Pt। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। These metals do not react with ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ एज इट इज़ रिएक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल्स के रिएक्शन किए हैं ऑक्सीजन के साथ। ये सभी रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आफ्टर दैट अगर आपको बोला जाता है जब भी एग्जाम में दैट राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उस टाइम पे आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखेंगे। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने एक आउटले बनाया है कि इस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, बट येस जब एग्जाम में बोला जाता है कि यू नीड टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उस टाइम पे आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखेंगे। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 4 है। अब हम क्या कर सकते हैं इन्हें मैच करने के लिए कि अब यहाँ पे आयरन भी 3 है, 4 ऑक्सीजन है, इन्हें 4 बनाने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब इस तरह से 2 × 2 ऑक्सीजन तो 4 बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे अब आयरन की बात करें तो यहाँ आयरन 3 है और यहाँ आयरन सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 3 मेंशन कर देंगे। तो क्या हो गया, आयरन यहाँ भी 3 है, आयरन यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन 2 × 2 4 यहाँ भी है और ऑक्सीजन 4 यहाँ भी है। इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, CuO बना रहा है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हम क्या मार्क कर देंगे, 2। बट अब इस टाइम पे कॉपर 2 हो गए, कॉपर यहाँ 1 है, तो यहाँ भी क्या मार्क करना पड़ेगा, 2। अगेन दिस इज
हिट एंड ट्रायल मेथड है ये ऐसी सिंपल सी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई इक्वेशन कॉम्प्लेक्स लग रही है, आई एम टेलिंग यू अगेन, उसके लिए आप ABC मेथड यूज़ कर सकते हैं। टाइम सेविंग है वो, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है जो कि मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा, उस टाइम पे आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जब भी बोला जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस्ड ही लिखें। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि वाटर के साथ मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए पहले जनरल समझिए क्या है कि जो मेटल्स हैं, मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये देखिए अब हमारे पास जो सभी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो तो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कंप्लीट आपको समझ में आया कि क्या चीज़ है। कि पहले मतलब हमारे पास मेटल है, व्हेन इट जस्ट केम इनटू द कांटेक्ट विद वाटर, पहले वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्यूबल हैं वो दोबारा से, अब यहाँ जब मेटल ऑक्साइड बन गया, वो मेटल ऑक्साइड पानी में फर्दर डिज़ोल्व हो जाएंगी और क्या बनाएंगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ से सिंपली क्या कंक्लूड करते हैं कि मेटल ऑन रिएक्शन विद वाटर क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन गैस। कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करे, हमने ओवरऑल ले ली ना, ओवरऑल चीज़ हम देख रहे हैं कि मेटल जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड जो है वो तो फर्दर यूज़ हो ही गई, तो हम क्या कह रहे हैं, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखिए यहाँ से क्या है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो बनती है मेटल ऑक्साइड, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। डन, ये आपको जनरल में समझ आ गया। सो अभी हम वन बाय वन डिफरेंट एलिमेंट्स के केस में इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि सभी मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं रिएक्शंस। अब रिएक्शंस कई बार ये होता है कि माइंड से स्किप होने शुरू हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि कौन सी चीज़ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम, हमारे चैप्टर 1 में एक्टिविटी सीरीज़ कर चुके हैं। हम इस एक्टिविटी सीरीज़ को माइंड में रखते हुए हम अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए एक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, ये है हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़, जिसमें जब हम डाउन द सीरीज़ मूव करते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, जो रिएक्टिविटी है वो फॉल हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पोटाशियम, देन वी हैव सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम।
ये हम हमारे चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए पोटाशियम सबसे ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव है। और पोटाशियम जैसी ही रिएक्टिविटी कौन रखता है? सोडियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम विद वाटर। तो देखिए यहाँ क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इसलिए ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। कोल्ड वाटर के साथ ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। मीन्स तो क्या रहेगा कि जब भी पोटाशियम है, पोटाशियम को ऐड किया जाता है वाटर में, क्या बनेगा? हमें पता है दैट मेटल जब भी रिएक्ट करे वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। अब मेटल क्या है? पोटाशियम, तो हाइड्रोक्साइड भी किसकी बनेगी? पोटाशियम की। तो क्या बनाएगा ये? KOH, और साथ ही क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। आफ्टर दैट सिमिलर मैनर में जो सोडियम है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए हम कह रहे हैं वायलेंटली रिएक्ट करे। वायलेंटली मीन्स उसी टाइम पे, अगर मतलब जैसे ही वाटर में पोटाशियम या सोडियम ऐड किया जाता है ये उसी टाइम पे वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्शन इतना वायलेंट है कि ये इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं है कि अभी वाटर है, वाटर में सोडियम या पोटाशियम ऐड किया तो रिएक्शन होने में कुछ समय लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं लगेगा, उसी टाइम पे इमीडिएटली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो रिएक्शन है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ये फायर कैच कर लेती है। कि रिएक्शन इतना ज़्यादा विग्रस है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेस फायर, कि ये फायर कैच कर लेती है। अब क्या रीज़न क्या है इसके फायर कैच करने का? कि जो हाइड्रोजन गैस है ये बहुत ही कंबस्टिबल होती है और इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेस फायर। रीज़न क्या है फायर कैच करने का? रीज़न फॉर कैचिंग फायर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका लो इग्निशन टेम्परेचर, और दूसरा कि ये है हाईली कंबस्टिबल, कि हाईली कंबस्टिबल है, इग्निशन टेम्परेचर लो है और इस रिएक्शन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? हीट एनर्जी। एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? हीट एनर्जी। और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि इस एनर्जी की वजह से, इस हीट की वजह से जो हाइड्रोजन है वो फायर कैच करती है। तो देखिए कितना विग्रस रिएक्शन है। इमीडिएटली स्टार्ट हुआ, टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है फायर कैच कर लेती है क्योंकि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है रिएक्ट्स विद, ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली करते हैं,
कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, कि मतलब ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। अब आप देखिए कि जो हमने लास्ट रिएक्शन किया सोडियम एंड पोटेशियम का, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, उसी समय रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। उस केस में भी क्या होता है, ये फायर कैच कर लेते हैं। मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो पोटेशियम है वो ऑक्सीजन के साथ भी विग्रसली रिएक्ट करता है और वाटर के साथ भी ये वायलेंटली रिएक्ट करता है। दोनों ही केसेस में फायर कैच होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम है उसे ना तो हम हवा में रख सकते हैं और ना ही रख सकते हैं उसे पानी में। तो यही कारण है दैट मेटल्स, यहाँ पॉइंट बना के लिख लीजिए, स्टार पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए भी, दैट मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम are kept under kerosene, कि जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, इन्हें कैरोसिन में रखा जाता है। रीज़न क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये वाटर के साथ भी विग्रसली एंड वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी। तो मतलब अगर ये दोनों के कांटेक्ट में आएंगे बहुत विग्रस रिएक्शन होगा, ये फायर कैच करेंगे विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, कैरोसिन में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए भी। तो देखिए जब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे ऑक्सीजन के साथ, देन वाटर के साथ, यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उन केमिकल रिएक्शंस को लिखिए एंड अपने आंसर्स को एक अच्छे वे में अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ सपोर्ट करिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया दैट किस तरह से सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। देन अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। We will now talk about कैल्शियम। देखिए सोडियम एंड पोटेशियम के बाद ही क्या आ रहा है, कैल्शियम। तो देखिए जिस तरह से सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, उसी तरह से जो कैल्शियम है ये भी रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। बट जितना विग्रस रिएक्शन, जितना वायलेंट रिएक्शन सोडियम एंड पोटेशियम का रहता है, सोडियम एंड पोटेशियम के रिएक्शन जितना इसका रिएक्शन विग्रस नहीं है, बट द रिएक्शन इज लेस विग्रस। तो देखिए क्या है यहाँ पे, हम याद रखेंगे दैट रिएक्शन, और सिंपली वी कैन से calcium reacts with cold water but less vigorously, बट इतना जो रिएक्शन है वो विग्रस नहीं है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, कैल्शियम मेटल है हमारे पास, वाटर H2O के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल क्या है हमारे पास यहाँ, कैल्शियम। जब ये वाटर दैट इज H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब देखिए लेस विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, यस यहाँ पे इस केस में भी एनर्जी रिलीज होगी जब ही कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, उस टाइम पे भी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ये जो एनर्जी है ये इतनी इनफ नहीं है कि हाइड्रोजन फायर
कैच कर सके। तो जब कैल्शियम और वाटर में रिएक्शन रहता है उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस फायर कैच नहीं करती। एनर्जी इज नॉट इनफ फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करता, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो देखिए हाइड्रोजन गैस ने फायर कैच नहीं की बट हाइड्रोजन गैस बनी तो है। तो क्या रहता है, ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स कैल्शियम दैट इज द मेटल, कैल्शियम मेटल के सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं। कैल्शियम मेटल का सरफेस है, उसके सरफेस के साथ हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो बबल्स स्टिक हो जाते हैं, और इन बबल्स के स्टिक होने की वजह से ये जो कैल्शियम है ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना शुरू करता है। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिए दैट कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर। जो कैल्शियम है फ्लोट करता है पानी पे, क्यों? Because the bubbles of hydrogen gas sticks to its surface। इसके सरफेस के साथ जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो स्टिक कर जाते हैं और वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट करता है। तो देखिए यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट गिव रीजन और व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर, कि जो कैल्शियम है वाटर पे फ्लोट करता है। तो हम बताएंगे, देखिए सबसे पहले आप ये बताएंगे कि कैल्शियम का किस तरह से रिएक्शन रहता है वाटर के साथ, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, राइट। तो जब आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ से आप शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, देन आप अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ये कैल्शियम के सरफेस के साथ स्टिक हो जाती है और उस वजह से जो कैल्शियम है वो वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सो ये अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो देखिए एक्टिविटी सीरीज को माइंड में रखते हुए बहुत ही इजी हो रहा है यहाँ पे रिएक्शंस को समझना एंड याद रखना भी। सो नाउ वी शैल टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। अब देखिए जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है ना, कि सोडियम एंड पोटेशियम कितना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम ठीक है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है लेकिन इतना विग्रस रिएक्शन नहीं है, और ना ही जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो फायर कैच करती है। हाइड्रोजन गैस डज नॉट कैच फायर, ये ज़रूर याद रखें, यहाँ हाइड्रोजन गैस फायर कैच नहीं करेगी कैल्शियम के केस में, बट स्टिक हो जाएगी टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम और जो कैल्शियम है वो वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। नाउ वी शैल टॉक अबाउट मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की देखिए रिएक्टिविटी और कम हो गई। अब ये रिएक्टिविटी क्योंकि कम हो गई है इसलिए मैग्नीशियम अब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। तो क्या रहेगा यहाँ पे, हम रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास क्या है मैग्नीशियम, स्टेट भी हम मेंशन कर सकते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, वाटर है लिक्विड बट वाटर क्या है यहाँ पे हॉट वाटर हम यूज़ करेंगे। रिजल्ट वही मिलेगा हमें, मैग्नीशियम है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब जैसा कैल्शियम के केस में रहता है यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन गैस है इट स्टिक्स टू दी सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, ये भी मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाएगी एंड मैग्नीशियम विल स्टार्ट
floating over the surface of water। और जो मैग्नीशियम है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। तो चाहे अब हमारे पास कैल्शियम का केस है, मैग्नीशियम का केस है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या हो गई यहाँ पे, दैट हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स ओवर वाटर, कि ये वाटर पे फ्लोट करते हैं, कैल्शियम भी मैग्नीशियम भी, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच स्टिक्स टू देयर सरफेसेस। डन। देखिए अब ये रिएक्शन भी हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, जिंक के बारे में एंड आयरन के बारे में। दीज थ्री, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो देखिए कितने अच्छे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे जब भी हम लोग इन टॉपिक्स की, इन रिएक्शंस की। देखिए हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ना आए। तो इस तरह से जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, एक हमारी फ्लुएंट हो जाते हैं हम रिएक्शंस लिखने में। देखिए कितना हमें बड़ा आसानी से चल रहा है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है वैसे वैसे उनके रिएक्शंस में चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से अभी हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन किनके, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विथ वाटर। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते जाते इनकी रिएक्टिविटी और कम हो गई। तो इस टाइम पे क्या है, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये कहते हैं कि ना तो हम रिएक्ट करें कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हम रिएक्ट करें हॉट वाटर के साथ। तो देखिए व्हाट दे आर सेइंग, दैट दे नीदर react with cold water nor with hot water, कि ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करें। तो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, दे रिएक्ट विद स्टीम। ये याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके रिएक्शंस आपके सिलेबस के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बोर्ड्स में इनसे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दैट हाउ आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, की आयरन वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो हमेशा याद रखिए जो आयरन है वो हॉट या कोल्ड वाटर के साथ एज सच रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विद स्टीम। मीन्स यहाँ पे वाटर दैट इज H2O इज इन द गैसियस फॉर्म। तो क्या रहता है, जब भी हम मान लीजिए आयरन से ही स्टार्ट करते हैं, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट आयरन, आयरन है, अब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बट वाटर इन द गैसियस फॉर्म। यहाँ गैसियस फॉर्म मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ पे लिक्विड लिख देते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। सो यू नीड टू मेंशन वाटर इन द गैसियस फॉर्म विच मीन्स स्टीम। अब बताइए क्या रिएक्शन होना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। तो इस हिसाब से यहाँ क्या बनना चाहिए, समथिंग लाइक FeOH होल ट्वाइस या फिर FeOH होल थ्राइस। मतलब अगर हमने जस्ट चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो हम वहाँ पे ये लिख कर आएंगे, ना यहाँ मेंशन किया वाटर, ना लिखा स्टीम, ऊपर से प्रोडक्ट्स में क्या लिख दिया FeOH होल ट्वाइस या फिर FeOH होल थ्राइस। क्योंकि जनरली तो हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ के गए थे, इतना हमें पता है, बट ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत, गलत है ये रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या है, हमेशा याद रखिए कि जो आयरन है रिएक्ट करेगा जब स्टीम के साथ, तो प्रोडक्ट में आपको FeOH होल ट्वाइस, क्योंकि देखिए जो आयरन है 2 पॉजिटिव भी रहता है, आयरन हमारे पास 3 पॉजिटिव भी रहता है, इस हिसाब से
OH होल ट्वाइस भी आ सकता है, FeOH होल थ्राइस भी आ सकता है, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा हमारे पास Fe3O4 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आयरन की हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में नहीं बनेगी, आयरन ऑक्साइड ही बनेगी, जिसे हम कहते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। तो यहाँ जब गलती करते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे फिर। तो आपने अपने मार्क्स कभी डिडक्ट नहीं करवाने, हमेशा याद रखना है कि आयरन ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद स्टीम, और रिजल्ट में हमें आयरन का हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, आयरन की ऑक्साइड ही मिलेगी अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। सिमिलर है यहाँ पे जिंक के साथ। जिंक अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। सिमिलर है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम अगर रिएक्ट करे स्टीम के साथ, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो तीनों मेटल्स हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में अपनी ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं। हाइड्रोक्साइड यहाँ नहीं बनेगी, तो क्या है यहाँ पे भी Al2O3 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखिए। मैं अगेन आपको कह रही हूँ ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ हम मार्क भी कर लेते हैं दैट ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, कि जो मेटल है उनकी ऑक्साइड्स बनती हैं। डन, आपको इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग इनकी बात करें, जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिंपली इफ आई से। डन, तो क्या रहता है, देखिए अब हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो अगर हम मान लीजिए हम हैंड वॉश करते हैं, हमने गोल्ड की रिंग पहनी हुई है एंड व्हेन वी जस्ट वॉश आवर हैंड, तो गोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देके उसे कुछ देता नहीं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो है। देखिए अब ये यहाँ तक थे, इन्होंने यहीं पे वाटर के साथ रिएक्ट करना बंद कर दिया था, दे वर जस्ट रिएक्टिंग विद स्टीम। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में और ज़्यादा लोअर है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की ऑर्नामेंट्स को कुछ नहीं होता क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। तो देखिए इस एक्टिविटी सीरीज की हेल्प से आप इन रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वायलेंटली रिएक्ट करता है ये, और जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच कर लेती है क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। और हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है विग्रसली, फायर कैच होती है दोनों ही केसेस में। इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम इन्हें कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में। देन कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट लेस विग्रसली, और जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच नहीं करती क्योंकि रिएक्शन जो है इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे। एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे रिएक्ट विद स्टीम और मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। देन ये हमारे पास जो लोअर एक्टिविटी मेटल्स हैं, लोअर रिएक्टिविटी के, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स की। जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए ये हम हमारे चैप्टर 2 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड्स में इफ़ टू डाइल्यूट एसिड्स में जब हम ऐड करते हैं मेटल, उस टाइम पे मेटल सॉल्ट बनता है और साथ ही क्या इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस।
तो वही है यहाँ पे भी कि अगर हमारे पास मेटल है, वो डाइल्यूट एसिड उसमें ऐड किया जाएगा। डाइल्यूट एसिड कैसा, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट, और साथ ही क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो मेटल्स हैं, वहाँ पे हम बात करते थे एसिड की, कि एसिड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ अभी हम मेन फोकस हमारा रहेगा मेटल पे, कि किस तरह का मेटल है जिसे हम एसिड में ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड में, और वो किस तरह का रिएक्शन देगा। तो देखिए अगेन इस चीज़ को समझने के लिए हम फिर हेल्प लेंगे हमारी एक्टिविटी सीरीज़ की, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज़ जब हम यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करने से रिएक्शंस को समझना और याद रखना दोनों ही इजी हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, की हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो दिस इज़ वेयर हाइड्रोजन लाइज। अब हमने ये भी पढ़ा है हमारे चैप्टर 1 में दैट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहता है कि जो हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल है वो लोअर रिएक्टिविटी वाले किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। द एलिमेंट ऑफ हायर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसेस द एलिमेंट ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी क्या है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन चाहिए, तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ये यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर ये जो मेटल्स हैं ये किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो यहाँ पे मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट भी करेंगे और क्या इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो हाइड्रोजन से बिलो लाई करते हैं यहाँ पे मेटल, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ कॉमन सर्कमस्टेंसेस में, एंड ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक्टिविटी सीरीज़ देख के इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई दैट हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे टू रिलीज दी हाइड्रोजन गैस। वो मेटल के साथ रिएक्शन देंगे, अपना सॉल्ट भी बनाएंगे और H2 भी रिलीज करेंगे। कैसे एसिड के साथ, HCl एंड H2SO4 के साथ। बट जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बिलो लाई करते हैं ये रिएक्ट नहीं करेंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारे पास। द थिंग इज़ कि अगर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो उसी तरह से वो उतना ही विग्रसली या वायलेंटली रिएक्ट करेंगे। अगर हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में जैसे जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो लोअर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो उनका रिएक्शन है, जो उनके रिएक्ट करने का वे है वो भी चेंज होता जाएगा। उसमें ये चेंज आएगा कि वो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो फॉल करती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखिए क्या है यहाँ पे रिएक्शन वही है। अगर हम मेटल की बात करें, जैसे सोडियम है, अगर उसमें हम HCl ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, साथ ही क्या बनेगा, सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। सिमिलर है, पोटेशियम में HCl ऐड किया जाए, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी, बचा क्या, K एंड Cl, तो क्या बनेगा, KCl। सिमिलरली कैल्शियम, कैल्शियम में अगर डाइल्यूट HCl ऐड किया जाए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बचा के इधर से कैल्शियम, इधर से क्लोराइड, तो सब्सटेंस या सॉल्ट हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। सिमिलर वे में अगर आयरन है हमारे पास, आयरन में हम लोग HCl ऐड करेंगे, द डाइल्यूट वन, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी, बचा क्या, आयरन एंड क्लोराइड, तो इसी तरह से हमारे पास FeCl2 बन जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास होता सल्फेट, यहाँ पे होता सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम में ऐड कर दिया जाए, if to sodium we add H2SO4 the dilute one, अब क्या होगा इस टाइम पे, हाइड्रोजन गैस H2 इवॉल्व हो जाएगा, बचा के इधर से सोडियम और इधर से सल्फेट, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। क्योंकि देखिए सोडियम बियर्स द चार्ज +1, सल्फेट बियर्स द चार्ज -2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा,
Na2SO4। सो 2 सोडियम, तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए क्या लगा देंगे 2, साथ ही क्या रिलीज होगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। डन। इस तरह से रहते हैं। बड़ा ही कॉमन सा यहाँ पे रिएक्शन है कि मेटल अगर HCl या H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में है, उनके साथ रिएक्ट करता है, मेटल का सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। देखिए अब क्या याद रखेंगे आप यहाँ पे, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन भी वायलेंट है। कैल्शियम कंपैरेटिवली उनसे कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन विग्रस है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जितना नहीं। मैग्नीशियम भी रैपिडली रिएक्ट करेगा, लेकिन कैल्शियम से थोड़ा कम रिएक्टिव रहेगा। एल्यूमिनियम, स्टार्टिंग में जब एल्यूमिनियम में हम लोग स्टार्टिंग में एसिड ऐड करते हैं, तो इनिशियली जो रिएक्शन है वो स्लो रहता है, क्योंकि हमें पता है दैट एल्यूमिनियम अगर मेटल है तो उसके सराउंडिंग में एक लेयर रहती है किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3। हमने आज ही पढ़ा है कि जो एल्युमिनियम है उसके सरफेस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो कि उसे फर्दर करोजन से बचाती है। तो जितना टाइम ये लेयर प्रेजेंट है उतना टाइम तो जो एल्युमिनियम है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो रिएक्शन है वो थोड़ा स्लो है। बट एक बार ये जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर, एक बार ये लेयर जो है वो एसिड में डिसॉल्व हो जाए, एसिड इसे इस लेयर को एक बार डिसॉल्व कर दे। जब ये लेयर डिसॉल्व हो गई, इस टाइम पे जो हमारे पास फ्रेश एल्युमिनियम है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा एसिड के, और तब जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही विग्रस होगा, तब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो इनिशियली बिगिनिंग में रिएक्शन स्लो है, बट बाद में ये फास्ट हो जाता है जैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाती है एसिड में। जिंक बहुत स्लो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। आयरन एंड लेड बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्ट करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। आफ्टर दैट कॉपर हो गया, ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से बिलो लाई करता है। तो ये है हमारे पास चीज़ कि किस तरह से जो डाइल्यूट एसिड्स हैं वो मतलब कि डाइल्यूट एसिड्स का किस तरह से रिएक्शन रहता है मेटल्स के साथ। अब देखिए बार बार किस चीज़ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, दैट मेटल्स रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ। कैसे डाइल्यूट एसिड्स, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर मेटल रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, उस टाइम पे जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होती। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि जो जनरल है, जनरली जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। बट जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती, वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। तो इसका रीज़न क्या है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, दिस नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, it is a very strong oxidizing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद को क्या कर ले, रिड्यूस। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसलिए जब हाइड्रोजन गैस बनती है रिएक्शन में, रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन गैस बनती है तब ये जो नाइट्रिक एसिड है हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, H2O में। और
खुद को रिड्यूस कर लेता है एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू, अपनी ही किसी ऑक्साइड में अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, इसी तरह से अपने आप को क्या कर लेगा, ये रिड्यूस कर लेगा, लेकिन H2 को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज H2O में। अब H2 का तो उसने H2O बना दिया, तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अच्छे से इसे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज एक्वा रिगिया। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब क्या है ये एक्वा रिगिया? बेसिकली एक मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर। अब किस चीज़ का मिक्सचर है ये? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड HNO3 कंसनट्रेटेड। अगर 3 पार्ट्स HCl के और उसमें एक पार्ट ऐड कर दिया जाए नाइट्रिक एसिड का, अगर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए यहाँ पे, अगर हमारे पास 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं, एक पार्ट हमारे पास नाइट्रिक एसिड का है, इन दोनों एसिड्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उस सॉल्यूशन या उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? एक्वा रिगिया। इस एक्वा रिगिया की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बहुत ही करोसिव है ये, वेरी करोसिव, बहुत करोसिव है। सेकेंडली फ्यूमिंग। थर्ड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ये गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। इट कैन डिसॉल्व, it can even dissolve gold and platinum। हम कहते हैं गोल्ड एंड प्लैटिनम ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं जो कि ना एसिड, ना हवा के साथ रिएक्ट करें, ना पानी के साथ रिएक्ट करें, ना एसिड के साथ रिएक्ट करें। अगर मैं कहूँ कि गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाल दो तो उसे कुछ होगा नहीं, गोल्ड को तभी भी कुछ नहीं होगा अगर आप उसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाल दो। अगर सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप अकेले HNO3 में भी गोल्ड को डालेंगे तभी भी उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम HCl एंड HNO3 दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, अगर हम इनका 3:1 का मिक्सचर बनाते हैं, 3:1 की रेशो लेकर अगर इनका मिक्सचर बनाते हैं विच इज़ अल्टीमेटली एक्वा रिगिया, उस टाइम पे अगर हम इस मिक्सचर में गोल्ड को हम लोग इस मिक्सचर में प्लेस करते हैं, उस टाइम पे जो गोल्ड है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, इवन प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये जो हमारे पास ये जो लिक्विड है ये बहुत ही करोसिव है, इतना करोसिव कि ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ एक्वा रिगिया, या फिर एक्वा रिगिया में आप कौन से एसिड्स को ऐड करते हैं, क्या रेशो रहती है उनकी, या फिर ऐसा कौन सा हमारे पास मिक्सचर है या लिक्विड है जो कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है, दैट इज एक्वा रिगिया। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपके चैप्टर 1 के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह वही है एक तरह से हमारे पास ये। तो देखिए क्या है, कहते हैं हमारे पास कोई मेटल A है, उसमें किसी B, इसमें मेटल B का हमने सॉल्ट सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ
मेटल ए और मेटल बी क्या हो जाएगा, अलग। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मेटल ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, मेटल ए शुड बी मोर रिएक्टिव। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आयरन एंड कॉपर की बात हम लोग करें, हमारे पास मेटल क्या है, Fe, मेटल ए यहाँ हमारे पास क्या हो गया, Fe। ऐड कर देते हैं इसमें सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, CuSO4। Fe क्या है, आयरन, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, और हम इसे क्या कह सकते हैं, सल्फेट ऑफ कॉपर। मतलब क्या है ये, सॉल्ट सोल्यूशन है, सल्फेट सोल्यूशन है, किसका, कॉपर का। सो एक हमारे पास मेटल ये है एंड वन वी हैव आयरन। अब देखिए एक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है कॉपर से, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है। तो अभी क्या होगा, जो Fe है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, FeSO4। अब ये क्या बन गया, सल्फेट, किसका, सल्फेट ऑफ आयरन, और आई कैन से आयरन सल्फेट। साथ में क्या बनेगा, कॉपर जो कि अलग हो गया, विच इज मेटल बी। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है। मोर रिएक्टिव जो हमारे पास एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और जो यहाँ पे हमारे पास सिंपल मेटल है, जैसे मेटल ए, यहाँ पे क्या है, आयरन, मेटल ए का क्या बन गया था फिर, सॉल्ट सोल्यूशन। इसी तरह से जो आयरन है, आयरन का क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। और जो कॉपर है उसे डिस्प्लेस कर दिया गया, कॉपर मेटल क्या हो गया, सेपरेट। दिस इज कॉपर मेटल। और यही है, ये हम लैब में भी करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को, कि हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर देते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट का कलर क्या रहता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो ब्लू है, जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन है। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं आयरन नेल्स को। हम क्या ऐड कर देते हैं इसमें, आयरन नेल। जब हम आयरन नेल्स ऐड करते हैं तो नेल से जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और हमारे पास क्या बन जाता है, FeSO4 एंड कॉपर। और जो FeSO4 है इसका कलर क्या रहता है, ग्रीन। और धीरे धीरे ये जो टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर है वो भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ग्रीन कलर में। और हमें पता चल जाता है कि जो रिएक्शन है वो हो गया है। तो इस तरह से ये रहता है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, कि एक मेटल किसी और दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो जब वो रिएक्ट करेगा उसी मेटल का क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और दूसरा मेटल हो जाएगा सेपरेट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल।